हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूं कि आज से लगातार हर दूसरे दिन पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिएगा। जब तक एग्जाम्स आते हैं 1 से 1.5 महीने तक हम लगातार एमसीक्यूज करेंगे। हर दूसरे दिन पर नई वीडियो मिलेगी आपको। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा बिना बिना स्किप किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने लिया है। इफ k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms of an AP, then the value of k is 3, -3, 4 या फिर -4। इनमें से बताना है कि अगर ये तीनों टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार एक के बाद दूसरी। तो मतलब अगर हमारी फर्स्ट टर्म k plus 2 है, अगर हमारी फर्स्ट टर्म k plus 2 है, सेकेंड टर्म 4k minus 6 है, 4k minus 6, और थर्ड टर्म है हमारी 3k minus 2। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर हमें इन दोनों के बीच में निकालना है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में, तो a2 माइनस a1, मतलब ये a1 फर्स्ट टर्म है, ये a2 सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो a2 माइनस a1 होगा, यानी 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, और ये बराबर होगा सेकंड और थर्ड टर्म के कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, तो 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। ओके, अब यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इनको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे हम। तो 4k माइनस 6, माइनस बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, ऐसे यहां भी साइन चेंज कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, -4k हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4k और माइनस के, 4k हमारा पॉजिटिव है, माइनस के हमारा नेगेटिव है, तो 4k माइनस के हो जाएगा 3k, माइनस का 6 दिया हुआ है और माइनस का 2 है हमारे पास, तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल राइट हैंड साइड में 3k है हमारे पास और 3k पॉजिटिव है, 4k हमारा माइनस में है, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का k, और इधर -2 और प्लस का 6, प्लस का 6 बड़ा है तो प्लस का 4 आंसर आ जाएगा। अब k वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ हम ले लेंगे, तो 3k माइनस के जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का k हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 लिख लो, और माइनस का 8 जो है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। 3k प्लस k हमारा हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 4 प्लस 8 होता है 12, यहां से k की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी होंगी तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा और k की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐसे। तो k की वैल्यू आई 3, तो a हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, 1/13, 9/13, 4/13 या फिर 12/13। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि जो भी वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे सारे, वो पत्ते खेलने वाले ताश के पत्ते, ठीक है, उनमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उन 52 कार्ड्स में से कोई भी एस का पत्ता नहीं होगा। एस मतलब इक्का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्तों में से एस के कार्ड्स कितने होते हैं भाई? 4 सूट होते हैं, 2 ब्लैक के और 2 रेड के। तो हर सूट में एक एक कार्ड होता है, यानी 4 कार्ड हो गए। अब इन्होंने पूछा है कि कोई भी कार्ड एस नहीं होगा, यानी कोई भी कार्ड इक्का नहीं होगा, तो 4 इक्के हम हटा लेते हैं। अब 52 में से 4 हम माइनस कर लेंगे, अपॉन टोटल कार्ड्स नीचे आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, इसमें से माइनस करेंगे, 52 माइनस 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 अपॉन 52। इसको फर्दर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 4 से ये हो जाएगा 4 1 4 2 12, 4 1 4 3, 12/13। तो यानी कि उन 52 कार्ड्स में से कोई भी इक्का नहीं होगा, कोई भी एस कार्ड नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 12/13। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है?
इन ट्राइंगल एबीसी PQ is parallel to BC. If PB is equals to 6 cm, AP equals to 4 and AQ equals to 8 cm, find AC. AC की लेंथ हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। PQ is parallel to BC, यानी कि BPT की हेल्प से हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम इस AC की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? PB हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 ये हो गई। AP दिया हुआ है 4 ये हो गई, और AQ इतनी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड AC यानी ये टोटल लेंथ हमें बतानी है। तो हम बीपीटी की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। बीपीटी की हेल्प से कैसे? कि जब बीपीटी लगाएंगे, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, तो AP अपॉन PB हम लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC का रेशो, AQ ओवर QC का रेशो। ये बीपीटी थ्योरम आई होप कि आप सभी को पता होगी, लास्ट टाइम है, एग्जाम टाइम है, ठीक है। तो AP हमारे पास है 4 ओवर PB हमारे पास 6 है, इक्वल्स टू, एंड AQ 8 अपॉन QC हमें फाइंड करना है। तो QC को यहां पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा QC इक्वल्स टू 8 इंटू 6, 4 नीचे आ जाएगा अपॉन में, 4 से ये गया 2 टाइम्स, एंड 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, यानी QC की वैल्यू आ गई 12। लेकिन हमें QC नहीं निकालना, हमें निकालना है AC। तो AC कैसे होगा? AQ प्लस QC, यानी 8 प्लस 12, AC की लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, ये हर एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी साल ये आ चुके हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ध्यान से देखते रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं, तो करते रहिए प्रैक्टिस। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2:1, 1:2, 1:1, 1:3। अब क्या दिया है कि हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे? द रेशो ऑफ HCF एंड LCM। रेशो जब भी निकालेंगे कैसे निकालते हैं भाई? HCF रेशो LCM, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशो वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF अपॉन LCM, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो HCF किसका निकालना है? लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, और इसी का ही LCM भी निकालना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर पहले पता होना चाहिए आपको। लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब इनका हमें HCF निकालना हो तो HCF क्या होता है? ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा नंबर, एक ऐसा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे ये दोनों कटते हो। तो एक तो 1 से कटेंगे और 1 के बाद में ये 2 से कटेंगे, यानी 2 ही वो नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जिससे ये दोनों कटेंगे, यानी HCF हो जाएगा हमारा 2। LCM निकालें अगर इन दोनों का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8 होगा। ऐसे ही अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो 4 1 टाइम 4, 4 2 8। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें दिख गया, मतलब यही है जो इन दोनों के टेबल में आता है। तो LCM ये हो गया 4, 2 और 1 ये कट जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक, 1/2, यानी कि 1:2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:2, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्या है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल एंड 3 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन दिए, 18, 10, 15 या फिर 20। इन चारों में से कोई एक होगा। अब प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखें रेड बॉल की, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 5 तो रेड बॉल्स है यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? रेड बॉल्स प्लस ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स है यहाँ पे n और रेड है 5, तो टोटल आउटकम्स जो होंगी वो हो जाएंगी 5 प्लस n। अब ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है n और टोटल आउटकम्स है 5 प्लस n। टोटल बॉल्स है हमारी 5 प्लस n।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। तो यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन बॉल की, ये प्रोबेबिलिटी है हमारी रेड बॉल्स की, और ये प्रोबेबिलिटी है ग्रीन बॉल्स की। अब कंडीशन यहाँ पे दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रीन बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल्स की 3 गुना है, यानी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और इक्वल का साइन है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो दोनों डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे। तो n हमारा बचा इधर, n को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा ये 15। तो n की वैल्यू आ गई 15, यानी कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारी 15 थी, यानी 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल से है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे। ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें हम एक बार उसको प्लस में लिखते हैं ए प्लस बी, और एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस 1 और एक बार एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और माइनस 1। अब एक तो होगा इसमें से अल्फा और एक 0 होगा इसमें से बीटा। ठीक, हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस माइनस 1 कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो 1 माइनस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, इसका आंसर 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हर एग्जाम में ये देखा ही जाता है। तो चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पॉलिनोमियल से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। If alpha beta are the zeros of the polynomial px equals to 4x square minus 3x minus 7, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to। तो 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू पूछिए अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है तो क्या करना है, यहाँ पे हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, भाई एमसीक्यू तो हमें या तो 1 मिनट में फिनिश करना है या फिर 2 मिनट में, कम मैक्सिमम तो 2 मिनट लगने चाहिए आपको। ठीक है, और मिनिमम 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास आएगा अल्फा बीटा एलसीएम, और अल्फा से अल्फा काटोगे तो ऊपर आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से ये बीटा कटेगा तो यहाँ आ जाएगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखो, ये सेम एक ही बात है, और अल्फा बीटा ये हो गया। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मतलब बी होता है हमारा ये ए बी सी, तो बी जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए करेंगे, ये माइनस 3 हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब हम ऐसे लिखेंगे ना, माइनस माइनस 3, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है ए की वैल्यू वो होती है, तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 3/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लो 3/4, और अल्फा बीटा निकालें तो अल्फा बीटा यहाँ से हमें पता है कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट टर्म हमारी है 7 माइनस की, अपॉन ए हमारा सेम रहता है 4, माइनस 7/4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, -3/7 ये वैल्यू बचेगी और यही होगी करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, ना कि पूरा मतलब इसको सॉल्व करने बैठ गए कुछ बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। तो राइट अप्रोच के साथ सॉल्व करोगे तो कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। क्या बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें बतानी है, एक सर्कल की रेडियस दी हुई है। ठीक है, रेडियस दी हुई है और लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो अगर हम रेडियस बना लेंगे सेंटर से
सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होती है। एक टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस कमिंग फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं P पॉइंट और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को Q बोल दूं, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे फ्रॉम O टू P, तो यहाँ पे हमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी है। OP का डिस्टेंस है 41 एंड रेडियस गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि QP जो टेंजेंट है वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक पाइथागोरस वाला थ्योरम लग रहा है कि 90 के जस्ट सामने हमें हाइपोटेन्यूज गिवन होती है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है और ये हम बेस मान लेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QP। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या चाहिए? QP। हमें चाहिए QP और QP हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हम बेस के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेस हमें गिवन है 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81 अंडर रूट। 1681 माइनस 81 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1600 1600 और 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40। तो QP की लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम y एक्सिस इज। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर बहुत गलती करते हैं, अक्सर गलती करते ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हम समझ सकते हैं? सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट का बनता है कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक, अब हमें इस पॉइंट को प्लॉट कर देना है कौन से क्वाड्रेंट में ये बनेंगे। माइनस ये पहला क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर याद नहीं है तो देख लो। ठीक, -1,7 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एक्स हमारा ये रहा नेगेटिव और वाई हमारा 7 पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस हमारा ये रहा, तो -1 मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया -1 और 7 हमारा आएगा कहीं यहाँ। ठीक, लेट सपोज यहाँ पे आ गया, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा -1,7। ठीक, अब हमसे पूछा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारी वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो वाई एक्सिस से कितना दूर होगा? -1। ठीक है, जितना हमारा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है -1 उतना ही तो डिस्टेंस होगा। तो -1,7 वाई एक्सिस से -1 यूनिट दूर है, तो -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ये पूछता कि एक्स एक्सिस से, अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस लिख दें, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस आ गया, तो अब पूछ ले कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस हमारा ये रहा। ठीक, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है भाई? 7 पॉइंट्स हम ऊपर गए थे, तो 7 यूनिट्स हमारा ये पॉइंट दूर होगा, तो तब हमारा 7 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे पूछता है तो 7 यूनिट्स हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, और वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस से पूछा है तो -1 हमारा करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, जो कि डायमीटर से पॉसिबल है, 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देती है डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। ठीक, अब अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और हमसे पूछा है सेमी सर्कल का एरिया, तो 2 से हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब डायमीटर, इसने बोला है कि सेमी सर्कल का एरिया बताना है जब डायमीटर गिवन हो, तो डायमीटर दी हुई है, तो डायमीटर अगर हम देखें तो डायमीटर जो होती है वो 2 आर के बराबर होती है, 2 रेडियस के बराबर होती है। यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकाल के, आर जो होगी डायमीटर का आधा होती है, तो आर की वैल्यू d/2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, I/2 आर की जगह d/2 और स्क्वायर लगा के इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो π/2 डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी π/8 डी स्क्वायर।
पाई बाय 8 डी स्क्वायर बोलो या फिर 1/8 पाई डी स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1/8 पाई डी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये 10 एमसीक्यूज जो मैंने कराए हैं समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हर दूसरे दिन पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।